नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिनके मायने अगले आधे घंटों में हम आपको समझाने वाले हैं। पहली है कौन सी बड़ी खबर, जानिए। बीजेपी की बड़ी बैठक के मायने को समझिए। पहली बड़ी खबर हमारी ये होगी। दूसरी बड़ी खबर है एनडीए के 18 महीने वर्सेस महागठबंधन के 18 महीनों के बारे में जानकारी देंगे। तीसरी खबर है कि मुहर्रम पर कब और कहां पर घटनाएं हुई, क्यों हुई, ये भी जानकारी देंगे। TRE-1 और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी समझाएंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के क्या मायने हैं। बिहार में कटाव का कहर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। और सबसे पहले दिखाते हैं वो तस्वीर जब कार्यकर्ताओं से मिलने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे जहां उन्होंने पार्टी ऑफिस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का बीजेपी ने स्नेह मिलन नाम दिया था। पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, उन्हें दिशा निर्देश दिया, लोकसभा चुनाव में उनके मेहनत को सराहा। पीएम मोदी ने सभी के काम की तारीफ की है। जब पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। और अब बात करेंगे बिहार में हुई बीजेपी के बैठक की। बिहार बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक पटना में हुई है और बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर हमला बोल दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को 40 में से 30 सीट दी है। पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने। विरोधी डबल डिजिट में भी नहीं आ पाए। आरजेडी 4 सीट पर आउट हो गई। – 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है और बीजेपी अभी से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में 2024 रिजल्ट की समीक्षा हुई और 2025 की तैयारी पर मंथन हुआ। बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला। सम्राट ने कहा, बिहार की जनता ने एनडीए को 40 में से 30 सीट दिए। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। विरोधी डबल डिजिट में भी नहीं आ पाए। आरजेडी 4 सीट पर आउट हो गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा है और लक्ष्य है 2025 में 2010 से ज्यादा सीट जीतने का। बिहार की जनता 2009 हो, 14 हो, 19 हो, 2024 हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को समर्थन देने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग शुक्रगुजार हैं बिहार की जनता का, भाजपा और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का। बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में 3000 से ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की, फिर भी विपक्ष में 33 पार्टियां मिलकर भी उतनी सीटें नहीं ला पाई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया और 2025 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक के मायने समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों पर मंथन करना इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद है। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए के खाते में 30 सीटें आई है, जबकि 2019 में एनडीए के खाते में 39 सीटें आई थी। बैठक में चुनाव नतीजों पर चर्चा हुई कि कहां पर कमी रह गई और कहां एनडीए ने बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा चुनाव अगले ही साल होने हैं और ऐसे में 2025 के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा बहुत तेजी से जारी है। 2025 को लेकर रणनीति बनाई गई ताकि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में जुट जाए। हालांकि नेताओं ने भरोसा जताया है कि 2025 में 2010 से भी बेहतर रिजल्ट दोहराया जाएगा।
बढ़ते आगे, बिहार में आपराधिक घटनाओं के विरोध में विपक्ष 20 जुलाई को विरोध मार्च निकालेगा, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार कर दिया है। एनडीए के नेता आरजेडी को 1990 से लेकर 2005 तक की घटनाओं की याद दिलाकर तंज कस रहे हैं। सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो। लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है जो 90 से लेकर के और 2005 के बीच में नरसंस हत्याकांड हुए। बिहार में आजकल अपराध पर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव आपराधिक वारदातों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो आपराधिक घटनाओं के विरोध में विपक्ष 20 जुलाई को मार्च निकालने जा रहा है। विपक्ष के विरोध मार्च पर एनडीए के नेता जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने आरजेडी को 2005 के पहले का आईना दिखाया, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध पर बोलने का नैतिक हक कम से कम आरजेडी के पास तो नहीं है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि यही मंगल राज स्वाभाविक है, उनको तो जितना पाप आरजेडी के लोगों ने किया है बिहार के साथ, बिहार की जनता ने देखा है। लालू जी के राज को लोग याद करते हैं, जिस राज में नरसंहार होती रहती रही, इसलिए लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव के अपराध की लिस्ट जारी करने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, उनके पास 1990 से लेकर 2005 तक की घटना की लंबी सूची है, जो बिहार और देश की राजनीति का सबसे दुखद अध्याय था। मेरे पास लिस्ट है किस तरह से जातियों के संगठित गिरोह और सेनाएं काम कर रही थी, वो भी लंबी फहरिस्त है। कैसे हजारों लोग भिन्न भिन्न नृशंस हत्याकांडों में मरे थे। एनडीए नेताओं की ओर से आरजेडी के शासनकाल में ज्यादा अपराध के दावे पर मनोज झा ने चुनौती दी है कि आंकड़े लेकर गांधी मैदान में आ जाए सरकार, फिर खुलकर बहस कर लेंगे। बीजेपी के लोग और क्या कहेंगे, वो हम तो कई बार कह चुके हैं कि सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो। किसी भी सरकार में अपराध का होना उस राज्य के लिए सही नहीं कहा जा सकता। अपराध पर सियासत भी हमेशा से होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर कोर्ट ने जो सबसे तीखी टिप्पणी की थी, वो वही 1990 से 2005 का दौर था, जब आरजेडी का बिहार में शासन था। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़े जारी कर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और अब बीजेपी ने अपराध के वो आंकड़े जारी कर दिए हैं जब आरजेडी सरकार में हुआ करती थी। तो आइए बीजेपी के आंकड़ों के आधार पर एनडीए के 18 महीने बनाम महागठबंधन के 18 महीनों को समझते हैं। तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़ों के आधार पर सरकार पर लगातार निशाने साध रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ आंकड़े जारी कर दिए हैं। नीरज कुमार ने एनडीए के 18 महीने बनाम महागठबंधन के 18 महीनों के नाम से इन आंकड़ों को जारी कर दिया है। सबसे पहले आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो फरवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक बीजेपी सरकार में शामिल थी, जबकि अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक आरजेडी सरकार में थी। बीजेपी ने इन दोनों कार्यकाल का आंकड़ा जारी किया है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन सरकार में अपराध में 17% तक वृद्धि हुई और एनडीए सरकार में कुल संज्ञेय अपराध हुए 4,53,898, जबकि महागठबंधन सरकार में कुल संज्ञेय अपराध हुए 5,31,554। यानी एनडीए सरकार के मुकाबले महागठबंधन की सरकार में 17.11% अपराध बढ़ गया। मतलब यह है कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरजेडी के सरकार में आने पर बिहार में अपराध बढ़ जाता है, अपराधियों का मनोबल दोगुना हो जाता है। बढ़ते आगे, मुहर्रम के झंडे को लेकर बिहार में कई जगह पर पथराव और हुड़दंग हुए। यहां तक कि भागलपुर सहित कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने की तस्वीर सामने आई।
सवाल यही है कि आखिर पत्थरबाजी क्यों? नाम मातमी जुलूस का, लेकिन काम माहौल बिगाड़ने वाला। मुहर्रम पर बिहार के कई शहरों से हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई। वैशाली के गोरौल की इस तस्वीर को देखिए। मुहर्रम के झंडे को लेकर जमकर बवाल हुआ। सोंधू में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग भिड़ गए। झड़प में 3 से 4 लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती कराई गई। फिलहाल सोंधू और पोछा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हल्की फुल्की 2-3 लोगों को उसमें पत्थरबाजी के चलते चोट आई है, लेकिन तो आज पुलिस द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक्शन लिया गया, जिसमें कि मामले को तुरंत शांत करवा दिया गया। बात सिर्फ झड़प तक ही नहीं सीमित है। इस बार फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला भी कई जगहों से सामने आया है। भागलपुर की तस्वीर को देख लीजिए। मुहर्रम जुलूस के दौरान ततारपुर चौक पर डीजे के ऊपर चढ़कर एक युवक ने फिलिस्तीन झंडा लहराया। बड़ी बात है कि पूरे जुलूस में वह झंडा लेकर डीजे के ऊपर ही रहा, वो भी शांति समिति और पुलिस वालों की मौजूदगी में। पुलिस की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी, ये तो पुलिस वाले ही बतलाएंगे। लेकिन मीडिया कर्मियों ने जब सिटी एसपी से इस बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि वीडियो मिला है, जांच की जा रही है। लोग के माध्यम से प्राप्त हुआ है और इस वीडियो का सत्यापन किया जा रहा है और सत्यापन के उपरांत जो है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिस ढंग से मुहर्रम के जुलूस में हुड़दंग और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई है, उसके बाद सवाल उठता है कि मुहर्रम में पत्थरबाजी क्यों? जुलूस में कौन कर रहा है हुड़दंग? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा का क्या काम? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जानिए कि मुहर्रम पर कब और कहां पर घटनाएं हुई है। 15 जुलाई 2024 को नवादा के धमौल बाजार फिलिस्तीन का झंडा नजर आया। 5 लोगों को पर सख्त कार्रवाई की गई। 15 जुलाई 2024 को समस्तीपुर के सरदारगंज चौक पर उपद्रवियों ने राहगीर को निशाना बना दिया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, बच्ची को चोट आई और कुल मिलाकर 5 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए। 17 जुलाई 2024 को भागलपुर के ततारपुर चौक डीजे पर फिलिस्तीन का झंडा लगा। 18 जुलाई 2024 को वैशाली के गोरोल प्रखंड में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, यानी कि त्योहार के नाम पर हुड़दंगई की तस्वीर तारीख दर तारीख नजर आई है। बढ़ते आगे, बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से कितनी बड़ी राहत अभ्यर्थियों को मिली है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई, जब पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश शिक्षा विभाग और बीपीएससी को दिया। अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट दोबारा जारी करने की मांग की थी, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। बता दें, अक्टूबर 2023 में बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट जारी हुआ था। बीपीएससी ने एक बार पूरक रिजल्ट जारी किया भी, पर सैकड़ों पद फिर भी खाली रह गए। अभ्यर्थियों ने दोबारा पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की थी, जिसे बीपीएससी ने इनकार कर दिया था। जाहिर है, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सीधे फायदा पहुंचेगा। उन्हें उम्मीद है कि उनका चयन भी शिक्षक के तौर पर जल्द हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आखिर क्या है टीआरई 1 और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पूरा मामला, इसे भी आप समझिए। टीआरई का पूरा नाम है शिक्षक भर्ती परीक्षा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराता है। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों के लिए शिक्षक बहाल होते हैं। बीपीएससी ने 9 दिसंबर 2023 को टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया था। शिक्षा विभाग ने कुल मिलाकर
797 रिक्तियां आयोग को भेजी थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 2773 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और इसके बाद भी शिक्षकों के 2024 पद खाली रह गए। इन्हीं खाली पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की गई थी और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सीधे सीधे इसका फायदा पहुंचा। उन्हें उम्मीद है कि उनका चयन भी शिक्षक के तौर पर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, दूसरी खबर का रुख करेंगे। यूं तो बिहार में बाढ़ हर वर्ष कहर बरपाती है, लेकिन अभी कटाव ने अपना कहर बरपा रखा है। बगहा समेत कटिहार के कई गांव कटाव की चपेट में आ चुके हैं। इलाके के लोग आश्वासन की नाव पर सवार हकीकत के किनारों को देख रहे हैं, जहां जमीन में पड़ी दरार कट जाने को बिल्कुल तैयार है। बिहार में बाढ़ की दस्तक को भले ही विभाग अभी मानने से इनकार करे, लेकिन कटाव के कहर की रिपोर्ट पुल पर बैठे कटाव पीड़ितों और आशियाने से बेदखल दरवाजे को देखकर पता चलता है। पूर्णिया के बाइसियन मंडल में महानंदा, कनकई, परमान, दास और बकरा नदी इंच दर इंच जमीन को कटाव से नापती जा रही है। घर बह चुके हैं, आशियाना उजड़ चुका है, चेहरे पर मायूसी है और निगल लेने वाली धार लाचार कर चुकी है। छाती घर बिलिंग हो गया है, जमीन खत्म हो गया है, अभी खेत जोतने का जमीन नहीं है, इतना रहना सहना दिक्कत है, खाने पीने का दिक्कत है, हद से ज्यादा परेशानी है। 5 पायों पर टंगा ये पुल जो हल्की झलक में अपनी कहानी बयां करता है। गंडक नदी का उफान इसके दोनों सिरों को काट कर कब का अलग कर चुका है। कई साल हो गए और कई साल उन सवालों के साथ कटाव रोधी व्यवस्थाओं के सिरों पर चोट करती है। फ्लड फाइटिंग वैसा ही दिखता है जैसे पानी पर लाठी चलाई जा रही हो और धरती की हस्तरेखा पर दिख रही दरारें पानी में मिल जाने को तैयार हैं। पूरे गांव के लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात भर जग जग के अपना समय बिता रहा है। प्रशासन मुस्तैदी से मतलब निदान नहीं निकाल रही, मतलब स्थायी रूप से निदान नहीं निकाल रही कि इस गंडक को रोका जाए। कटिहार के गंगा दियारा इलाके में बाढ़ की दस्तक के साथ मवेशियों को नाव से साहिबगंज ले जाया जा रहा है। चारे की कमी मवेशी पालकों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। उफनती गंगा की लहरों के बीच मवेशी पालक अपनी भैंसों को नाव से गंगा नदी पार करा रहे हैं, जिसके बदले उन्हें हर एक भैंस के लिए 500 रुपए देने पड़ते हैं। 500 लगता है एक भैंस के 500? हाँ, एक। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी ले जा रहे हैं मिर्जा चौकी सवैया। गंडक के किनारे सूर्य के साथ अपनी जमा पूंजी को अस्त होता देखना कष्ट से भरा होता है। नाराजगी नदी के किनारे लगाए गए बालू से भरे बोरों से है। हर साल कटाव से पीड़ित लोगों को सच्चाई का पता है कि कटाव कैसे रुकता है। 3 दिन से कटाव हो रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे बोरी डालने से कोई फायदा नहीं है सर, बोरा अंदर जाकर दह जाता होगा कि वहाँ पे सिल्टी है, सिल्टी के कोई मायने नहीं रहता है यहाँ पे सर। ये कटाव रुकने का नाम नहीं रहा है, पेचिंग नहीं बांध रहे हैं लोग, ये बोरा डाल रहे हैं। और अनंत राधिका शादी समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी हिंदू विवाह संस्कार के महत्व को बताया। मुकेश अंबानी ने कहा कि पारंपरिक हिंदू विवाह संस्कार जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। विवाह संस्कार लोगों को समाज, धर्म, आध्यात्म और कर्तव्यों से जोड़ता है। मुकेश अंबानी ने कहा कि सनातन धर्म में विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। मुकेश अंबानी ने नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। Valued family, friends and guests, especially our friends from around the world who have come from a long distance. Good evening. We have with us as our special guests today our spiritual and religious leaders. They have come specially to bless Anant and Radhika. आप सबको मेरा सादर प्रणाम और खूब खूब स्वागत। To all our guests today, on behalf of Neeta and me, I have to say that the Bharat took over and we could not welcome you as we would have liked to from our heart. So my apologies. We wanted to welcome each and every one of you, and I take this opportunity
that Neeta, I, along with Shaila and Viren, welcome each and every one of you with a warm heart. In the Indian tradition, marriage is between two individuals, whereas a wedding is between two families and all their friends and near and dear ones. Therefore, we are profoundly grateful to all of you for sharing our joy and excitement at the auspicious wedding of Shubh Vivah Sanskar of Anant and Radhika. This is the final and the most auspicious ceremony of their divine union and the last wedding in our family. Neeta has worked very hard to curate a deeply immersive experience of India's rich culture and a spirit of a traditional Indian wedding. Over the next 2 days, participate wholeheartedly in the festivities and enjoy them to your heart's content. I am sure all of us together will make memories that will last forever. I must say that we have started well. I was overjoyed to see many of you dance rapturously in the Bharat ceremony as a part of the groom's procession. And only I thought that I could dance with my granddaughter, but Boris beat me to it. He had 2 daughters with him and he did a great job, Boris. So that truly was a hurricane, wasn't it? Now the calm has descended. It's time for the sanctified rituals of a traditional Hindu marriage in the presence of all our loved ones and well-wishers like you. On this long-awaited occasion, I invoke with utmost devotion the blessings of our Kul Devta, our Gram Devta, and Ishta Devta, and all the elders of the Ambani and the merchant families. The first to bless Anant and Radhika will be their doting grandparents, those who are with us today and those who are in heaven. Today I pray to the Almighty that Radhika and Anant be so blessed that their life together is filled with Sukh, Swasthya, Samriddhi and Safalta, happiness, health, prosperity and success. I also pray for the good health and the limitless happiness and the boundless success for each and every one present here, and your blessings for Anant and Radhika. On this auspicious day, together with all of you, we invoke Panch Tattva, the 5 foundational elements of Mother Nature that nurture all life on planet Earth so that they offer strength and sustenance to the couple. सनातन धर्म में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं। अनंत काल से विवाह व्यक्ति को समाज से, धर्म से और आध्यात्म से जोड़ता है। When marriage is performed according to the Sanatan Vidhi, it acquires the divinity of celestial unions. Just as Lakshmi resides in Vishnu's heart, Anant will always keep Radhika in his heart. This will make their married life beautiful, blissful, smooth, and cultured. The Vedas regard marriage as a duty towards humanity. Marriage is the basis of a family. Family is the basis of community, and community is the basis of society and the larger human family. Marriage thus becomes the most essential guarantor of the continuity, cohesion, and well-being and progress of the human race. Therefore, the matrimony of Anant and Radhika commits them to serve humanity as a whole. Friends, guests, ladies and gentlemen, the air is filled with spiritual aroma. Gods and goddesses have descended from heaven into this Vaikuntha Lok. All of you have settled. And now, with your blessings and good wishes, let us begin the most pious ceremony of Shubh Vivah. Thank you. Jai Shri Krishna. और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।